क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, हिंदी में राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में बच्चे उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं, जो पॉसिबिलिटी है 100% कि वो एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरा नाम है अर्श और यह है चैनल आपका कंसेप्ट अप टू रूट एंड एजुकेशनल चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, आपको एक रेड बटन आपको दिख रहा होगा, उस रेड बटन को जाइए दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी जाएगा, आने वाले एग्जामों में ये पूछा जाता रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक, यानी कि हमारी नेशनल इनकम किसे कहते हैं और हमारी डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, क्या अंतर होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है। हिंदी में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या अंतर होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि नेशनल राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या अंतर होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों जो होती है ना, क्या होती है, कारक आय का जोड़ होती है, कारक आय का कुल जोड़। ठीक है, अब कारक आय भी आपको समझनी पड़ेगी, कारक आय किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि कारक आय किसे कहते हैं, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। और इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक आय कौन सी होती है, कारक आय वो होती है जो एक तरीके से हमें अपनी सेवाओं के बदले मिलती है। आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कारक आय वे आय जो हमें किसी काम को करें हम और उसको काम करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा है, ठीक है, उसने कुछ काम करा। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने किसी कंपनी में जॉब की, तो एक काम किया। ठीक है, तो जॉब करने के बाद जो उसे सैलरी मिली, वो सैलरी कहलाएगी फैक्टर इनकम, क्योंकि उसको उसने जो है सेवाएं दी हैं, उस सेवा देने के बाद उसको पैसे मिले। ठीक है, इसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, और जो डोमेस्टिक इनकम होती है, घरेलू आय, दोनों ही जो है कारक आय का कुल जोड़ होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि राष्ट्रीय आय जो होती है वो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ होती है। ठीक है, एक देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं, जो उस देश में ही रहते हैं। ठीक है, जो उस देश में ही रहते हैं, जिनका उद्देश्य, जिनकी आर्थिक क्रियाएं सारी उसी देश में होती हैं। बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कोई बंदा विदेश गया, ठीक है, विदेश गया, कमाने गया या पढ़ाई करने गया। ठीक है, अब वहां से जो वो चीज वो कमा रहा है, वहां से जो चीज कमा रहा है और वो भेज रहा है कहाँ पे, भारत में। ठीक है, तो वो जो बंदा जो विदेश में काम कर रहा है वो भी भारतीय कहलाएगा। ठीक है, उसकी भी इनकम को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो जो एक देश के सामान्य निवासी हैं, उनके द्वारा जो कारक आय अर्जित की जाती है, ठीक है, इनकम कमाई जाती है, उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, घरेलू आय यानी घर की आय। एक देश की जो घरेलू सीमा होती है, जैसे भारत की घरेलू सीमा आपको दिख रही है फोटो में, ये हमारी भारत की घरेलू सीमा है। ये हमारी भारत की क्या है, घरेलू सीमा है। ठीक है, तो ये जो भारत की घरेलू सीमा है, अगर आप इस भारत की घरेलू सीमा को देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये हमारी एक भारत की घरेलू सीमा है। अब इसके अंदर जो भी कारक आय अर्जित की जाएगी, ठीक है, उसका कुल जोड़, उसका जो कुल जोड़ होगा उसको बोला जाएगा डोमेस्टिक इनकम।
तो समझ में आ गया घरेलू आय किस तरीके से नेशनल इनकम से अलग है। नेशनल इनकम में अगर कोई बंदा बाहर भी है, विदेश में भी है, और वहां पे भी कोई काम करके पैसे कमा के भारत में ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नेशनल में ही जुड़ेगी। लेकिन फैक्टर का मतलब क्या है, सॉरी डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जो बस देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो, अर्जित की गई हो, अब चाहे वो इंडियन किसी भारतीय द्वारा अर्जित की गई हो या फिर किसी विदेशी द्वारा अर्जित की गई हो। ठीक है, तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने पूरा पैराग्राफ लिख रखा है, आपको यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। हिंदी में अगर बात करूं तो मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है, क्या अंतर होता है मौद्रिक जीडीपी में और वास्तविक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, इसको हम जो है चालू कीमतों पर जीडीपी भी बोलते हैं, चालू कीमतों पर जीडीपी। ठीक है, वास्तविक जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर कीमतों पर जीडीपी। ठीक है, तो जो चालू कीमतों पर जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी है, ये क्या होती है, एक देश के अंदर जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादक है, उन उत्पादकों के द्वारा जो उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, उनका बाजार मूल्य। ध्यान से समझना सारी बात। एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी कि अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, पैदा करने वाले, उन उत्पादकों के द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं मैंने पढ़ा रखी है, आप जो मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, उसी को बोला जाता है मौद्रिक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी भी इसे ही कहा जाता है, वास्तविक जीडीपी भी इसे ही कहा जाता है। फर्क कितना है, देखिए फर्क बस एक लाइन का फर्क है, वो समझो। मौद्रिक जीडीपी का अनुमान, यानी जब मौद्रिक जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, तो मौद्रिक जीडीपी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, चालू वर्ष की कीमतों से लगाया जाता है, जबकि वास्तविक जीडीपी का अनुमान आधार वर्ष की कीमतों से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था मौद्रिक जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स का ये कई बार क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार 2 नंबर, 1 नंबर, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और एक बहुत बार पूछा गया है। अगर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर। ठीक है, अब देखिए आपके इसी बुक में, यानी इस चैप्टर का जो ये चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम वाला, इसमें एक टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीडीपी और कल्याण। अब इसमें जो सीमाएं लिखी हुई है, लिमिटेशंस लिखी हुई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम में देखा है, मैंने रिसर्च करी, उसमें यह पाया गया कि ये जो क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन लिमिटेशंस को पूछे जाते हैं, यानी सीमाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऋणात्मक भाईताओं का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, गैर मौद्रिक विनिमय क्या होते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। ये हमारा सीबीएसई के ही पेपर में 2019 में पूछा गया था इस सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, बधाईताएं क्या होती हैं। देखिए हमारा कब पूछा गया, 2020 में ये पूछा जा चुका है। यानी इस जो सीमाएं हमारे पास दे रखी है जीडीपी की, उन जीडीपी की सीमाओं में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये जो लिमिटेशन सारी लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है, इन सारी लिमिटेशंस को, इन सारी सीमाओं को आप बहुत ही आसानी से याद कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सीमाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेंगे। कौन कौन सी सीमाएं, जैसे आय का वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जीडीपी की रचना, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, गैर मौद्रिक विनिमय और बधाईताएं। ठीक है, तो ये सारी एक साथ ही पूछी जा सकती हैं या फिर इनमें से कोई एक पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हमारी सारी जीडीपी की सीमाएं हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये पैराग्राफ आप पढ़ लो, इसको समझ लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही जरूर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन मैंने आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है जीडीपी की सीमाएं, ठीक है, इन सीमाओं को आप याद कर लो। इसके अलावा ये हमारे एक और क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए।
अगर आपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि नेशनल इनकम के कुछ समुच्चय आपने पढ़े होंगे, जैसे जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, ठीक है, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो इसने देखिए एग्जाम में क्या पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब ये है कि जब ये सकल घरेलू उत्पाद पूछ सकता है तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी पूछ सकता है। तो जो 8 समुच्चय आपके पास है ना, उनको भी एक बार याद कर लो, उनको भी एक बार समझ लो, ठीक है। जैसे जीडीपी एमपी क्या होता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका बाजार मूल्य होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। एनडीपी एमपी में मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो एनएनपी एमपी जो होता है वो भी एक तरीके से बाजार मूल्य होता है, उनमें विदेशों से प्राप्त शुल्क आय को जोड़ा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लो। बस 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 यही है। ये तो तीसरा चैप्टर है ना आपका, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें बस यही है। बस यही अगर आप याद कर लोगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर का, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या कहा, क्या क्या याद करना है आपको? आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो अंतर है उसको याद कर लो, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट है। दूसरा मौद्रिक मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर है। और देखिए एक बात यहाँ पे ये भी बता दूं, मौद्रिक जीडीपी और जो वास्तविक जीडीपी, कई बार क्या आता है कुछ पॉइंट दे देता है, जैसे आपको क्वेश्चन लिख रहा होगा, क्या बोल देता है कि भाई मौद्रिक जीडीपी निकाल दो, या फिर वास्तविक जीडीपी दे देगा, फिर क्या होगा मौद्रिक जीडीपी निकाल के बताओ, या दोनों निकलवा लेगा कि भाई मौद्रिक जीडीपी निकाल के दिखाओ और वास्तविक जीडीपी निकाल के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार न्यूमेरिकल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है, या फिर आपको निकालने के लिए भी कह सकता है वो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। और आपका क्या है, आपका है इसकी सीमा है, जीडीपी की सीमा है। तो इस जीडीपी की सीमाओं को भी याद कर लो बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो सीमा पूछी जाती है वो है बाह्यताएं, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इनके उदाहरण, इनके ऋणात्मक और सकारात्मक बाह्यताएं, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और आपका ये सकल घरेलू उत्पाद, ये जो हमारे समुच्चय है एग्रीगेट्स है, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं। बस इसके अलावा कोई और चीज यहाँ पे मैं नहीं लग समझता कि कुछ और चीज पूछी जाती है। बस यही पूछा जाता है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 4 यानी नेशनल इनकम और उसकी जो आकलन करने की जो विधियां हैं, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। और मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।